हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 13 राइट NCERT बोर्ड स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है उसका नाम है, चैप्टर नंबर 13 का नाम है हमारा पर्यावरण। विद्यार्थी मित्रों, इस चैप्टर में हम अपने पर्यावरण के बारे में एक विगतवार परिचय प्राप्त करेंगे। चैप्टर काफ़ी आसान है और ख़ास करके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर पर्यावरण क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे पर्यावरण की परिभाषा। हमारे आसपास का आवरण अर्थात पर्यावरण, अर्थात विद्यार्थी मित्रों, हमारे आसपास हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे वह सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो, वे सभी पर्यावरण के ही अंग है। तो पर्यावरण अर्थात हमारे आसपास का आवरण। ये आवरण हमें प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, हमारे आसपास के जो आवरण हैं वो आवरण हमें हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और परोक्ष यानी इनडायरेक्ट। दूसरी तरह से कह सकते हैं प्रत्यक्ष यानी जो दिखाई दे रहा हो और अप्रत्यक्ष यानी जो दिखाई नहीं दे रहा हो, परोक्ष यानी जो दिखाई नहीं दे रहा हो। यानी हमारे आसपास के जो आवरण है वे हमें हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब पहला नंबर जो टॉपिक है, प्रत्यक्ष आवरण अर्थात क्या, जिन्हें हम देख सकते हैं। जिन्हें हम देख सकते हैं ऐसे आवरण को प्रत्यक्ष आवरण कहते हैं, जैसे कि पानी, वृक्ष, जीव जंतु इत्यादि। ये सभी पर्यावरण के आवरण हैं। और कौन से आवरण हैं? तो प्रत्यक्ष आवरण हैं, कारण कि हम इन्हें देख सकते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी में है परोक्ष आवरण अर्थात जिन्हें हम देख नहीं सकते। जिन्हें हम नहीं देख सकते उन्हें परोक्ष आवरण बोलेंगे। उदाहरण जैसे हवा, तापमान, नमी इत्यादि। ओके विद्यार्थी मित्रों, तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था जिसमें हम पर्यावरण के बारे में जाने, पर्यावरण की परिभाषा जाने और पर्यावरण के आवरण जिसमें प्रत्यक्ष आवरण और परोक्ष आवरण के बारे में हमने जाना। अब हम स्टार्ट करते हैं पारितंत्र के बारे में, जानते हैं पारितंत्र क्या होता है। तो हमारा टॉपिक पारितंत्र क्या है, तो यह एक ऐसा तंत्र है, पारितंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें सभी प्रकार के जैविक घटक एवं अजैविक घटकों का समावेश होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, पारितंत्र पर्यावरण या वातावरण, पारितंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें सभी प्रकार के जैविक घटक अर्थात सजीव और सभी प्रकार के अजैविक घटक अर्थात निर्जीव का समावेश होता है। चलो इसके बारे में जानते हैं। जैविक घटक, जैविक घटक को हम कौन सा घटक बोलते हैं? सजीव, राइट। जिसमें सजीव निवास करते हैं उसे हम जैविक घटक कहते हैं। देखो समझते हैं, सभी प्रकार के सजीव घटकों को हम जैविक घटक कहते हैं। उदाहरण में जैविक घटक के भी 3 भाग हैं, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता और एक अपघटक। उत्पादक यानी पेड़ पौधे और उपभोक्ता यानी जीव जंतु मानव, और अपघटक यानी चील यानी अपघटक उसे जो सफाई करते हैं अर्थात मृत सड़े गले पदार्थों को खा के पर्यावरण की शुद्धता को बनाए रखने का कार्य करते हैं, उन्हें हम अपघटक कहते हैं। इन्हें सफाई का देवता या सफाई का दूत भी कहा जाता है। ओके विद्यार्थी मित्रों, अब अजैविक घटक के बारे में जानते हैं। तो जिसमें सभी प्रकार के निर्जीव घटकों का समावेश होता है उसे अजैविक घटक कहते हैं। जिसमें सभी प्रकार के निर्जीव घटकों का समावेश होता है उसे अजैविक घटक कहते हैं। उदाहरण में जल, वायु, वर्षा, तापमान, मृदा, नमी इत्यादि ये सब अजैविक घटक है। ओके विद्यार्थी मित्रों, एक नोट जान जाओ कि जीव विज्ञान क्या है। तो जीवधारियों पर
पर्यावरण के प्रभावों पर अध्ययन करने वाली शाखा को जीव विज्ञान कहते हैं। ओके, तो जीव विज्ञान अर्थात जीवधारियों पर पर्यावरण के प्रभावों पर अध्ययन करने वाली शाखा को जीव विज्ञान कहते हैं। अर्थात जीव विज्ञान एक ऐसी शाखा है जो समग्र जीव सृष्टि पर अध्ययन करती है। ओके, अब थोड़ा और जानते हैं पारितंत्र के बारे में। तो यह शब्द सर्वप्रथम एजी टेंसले ने दिया, यानी जो पारितंत्र शब्द है सबसे पहले किसने दिया? एजी टेंसले। ठीक है, अब पारितंत्र के कितने घटक हैं? तो 2 घटक हैं। पहला जैविक घटक जिसे सजीव बोलते हैं, दूसरा अजैविक घटक जिसे निर्जीव बोलते हैं। अब जैविक घटक में पहला नंबर उत्पादक है। उत्पादक क्या होता है? तो उत्पादक सभी प्रकार के पौधे उत्पादक कहलाते हैं। और उपभोक्ता वे सभी जो उत्पादक पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से आधारित होते हैं, उस पर निर्भर होते हैं, उसे उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता यानी ग्राहक, एक प्रकार से समझ जाओ। सभी प्रकार के उपभोक्ता उत्पादक पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। जैसे उपभोक्ता में मैंने उदाहरण बताया, मानव जीव जंतु अपना जीवन टिकाए रखने के लिए किस पे निर्भर होते हैं? उत्पादक पर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिलता है खाने के लिए वे सब पेड़ पौधों से ही मिलता है, और पेड़ पौधे उत्पादक है। अर्थात दूसरों शब्दों में कहें तो सभी प्रकार के उपभोक्ता अपना जीवन टिकाए रखने के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर होते हैं। अब उपभोक्ता तो जान ही गए। अब उपभोक्ता में भी विद्यार्थी मित्रों 3 हैं। एक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, एक होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, और एक होते हैं तृतीयक उपभोक्ता। अब इसके बारे में भी जानते हैं हम कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये सभी पौधों को खाते हैं। यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये सीधे पौधों को खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं। उदाहरण शाकाहारी, सभी प्रकार के कीटक भक्षी और टिड्डा। प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है शाकाहारी, सभी प्रकार के कीटक, सभी प्रकार के टिड्डे, ये सीधे पौधों को खाते हैं, ये शाकाहारी होते हैं और हम इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता ये शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। यानी जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं ना, ये किसे खाते हैं? शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। उदाहरण में जैसे मेढक, ठीक है। उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता, तो तृतीयक उपभोक्ता में क्या है कि ये द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। ये किसको खाते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। उदाहरण में जैसे बोले सांप, राइट। यानी प्राथमिक शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक शाकाहारी को खाएंगे और तृतीयक द्वितीयक को खाएंगे। सिंपल सी बात है, ये मांसाहारी होते हैं। अब अजैविक घटक के बारे में और जानो। अजैविक घटक का मतलब कैसा होता है? निर्जीव घटक। अब अजैविक घटक में एक अकार्बनिक होता है, एक कार्बनिक होता है और एक भौतिक होता है। अकार्बनिक यानी जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। H2O पानी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमोनिया, ये अजैविक घटक है अकार्बनिक के। और कार्बनिक यानी जिसमें कार्बन पाए जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। भौतिक वायु, ताप, जल और प्रकाश। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखते हैं। अंतर हम पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? अंतर। अब अंतर में पहला जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ठीक है। पहला नंबर पढ़ेंगे वे पदार्थ जिनका जैव प्रक्रम यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटन होता है उसे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका जैव प्रक्रम यानी जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटन हो सकता है। जैसे कि ऐसे कोई पदार्थ जिनको हम फेंक देते हैं तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा उस पदार्थों का विघटन हो जाता है, उस पदार्थों से कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। अजैव में उल्टा, वे पदार्थ जिनका जैव प्रक्रम यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटन नहीं होता है
उसे अजैव निम्नीकणीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब जैव निम्नीकणीय पदार्थ से प्रदूषण नहीं होता है और अजैव वाले से प्रदूषण होता है। फिर जैव निम्नीकणीय में क्या आएगा? फल, साग सब्जी, छिलके, कागज, ये सब का विघटन हो सकता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। और प्लास्टिक, पॉलीथीन और धातु, ये सब का विघटन नहीं हो सकता, इन सबसे प्रदूषण होता है। ये पर्यावरण के लिए हानिकारक भी होते हैं। कौन? अजैव निम्नीकणीय पदार्थ। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है अपघटक क्या है। तो अपघटक के बारे में जानो। यह एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी अपघटक जो होते हैं ना विद्यार्थी मित्रों, एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं के मृत शरीर का विघटन यानी अपघटन करते हैं। अर्थात अपघटक क्या करते हैं? चाहे वह पेड़ पौधा हो, चाहे वह जीव जंतु हो, चाहे वह मरा हो, चाहे वह सड़ा हो, चाहे वह गला हो, उसका विघटन, अपघटक उसके अंदर घुस के उसका संपूर्ण विघटन कर देते हैं, जिससे वे जो मृत गड़े सड़े पदार्थ होते हैं उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है और पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहता है। और साथ ही साथ ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उनको जो अपघटक हैं, ये सूक्ष्म जो मृत सड़े गले पदार्थ है उनका विघटन करके ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। उदाहरण में चील। ठीक है, चील एक अपघटक है। अपघटक सफाई के देवता कहे जाते हैं, कारण कि ये पर्यावरण को साफ रखने में मददगार भी होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आहार श्रृंखला। अब आहार श्रृंखला क्या है? यह जीवों की एक ऐसी श्रृंखला है, आहार श्रृंखला जीवों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक सजीव दूसरे सजीव पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहता है। आहार श्रृंखला अर्थात इस पृथ्वी पर, इस पर्यावरण में सभी प्रकार के सजीव अपना भोजन के लिए किसी न किसी दूसरे सजीव पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर होते हैं। राइट, इस प्रकार उनकी एक श्रृंखला बनती है, जिस श्रृंखला को हम आहार श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझो कि जो घास है, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक खाएगा और मेढक को सांप खाएगा। तो देखो ये श्रृंखला बनी कि नहीं बनी? एक लाइन बनी ना। फिर देखो पौधा को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा, फिर घास को टिड्डा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप और सांप को नेवला। तो ये श्रृंखला है, इसी को बोलते हैं हम आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला। यह सभी सजीवों के लिए उपयोगी है। अर्थात विद्यार्थी मित्रों, जो आहार श्रृंखला है वह सभी सजीवों के लिए उपयोगी मानी जाती है। अब हम जानेंगे आहार जाल। बहुत आसान है। सभी प्रकार की जो आहार श्रृंखलाएं होती हैं वे जुड़कर जिस जाल का निर्माण करती हैं उन्हें हम आहार जाल कहते हैं। यानी जो आहार श्रृंखलाएं हैं वही जाल बना लेंगी। जैसे देखो यहाँ पर आपके सामने ये पहला श्रृंखला, ये दूसरा श्रृंखला, ये तीसरा श्रृंखला, 3 श्रृंखला है। अगर तीनों श्रृंखला को मैं गोल में जोड़ दूँ तो आहार जाल बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से जैसे पौधा है, पौधे को तिलचट्टा खाएगा, तिलचट्टा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, ठीक है, सांप को चील खाएगा, चील को खरगोश खाएगा। समझ आ रहा है? पौधे को खरगोश खाएगा, खरगोश को लोमड़ी खाएगा। इस तरह से इनका एक गोल क्या बनती है? रचना बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? आहार जाल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पोषी स्तर क्या है जानते हैं। आहार श्रृंखला में सभी प्रकार के जैविक घटकों का ऊर्जा में होने वाला स्थानांतरण पोषी स्तर कहलाता है। बोलो, पोषी स्तर किसे कहते हैं? आहार श्रृंखला में सभी प्रकार के जैविक घटकों का ऊर्जा में होने वाला रूपांतरण। अर्थात आहार श्रृंखला के अंदर जितने भी जैविक घटक होते हैं उनका एक घटकों से दूसरे घटकों में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसको बोलते हैं पोषी स्तर। पोषी स्तर में भी एक स्वयं पोषी होता है और एक विषम पोषी होता है। स्वयं पोषी कैसे होते हैं? ऐसे सभी सजीव जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से अपना जो भोजन है ना, खुराक है, स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वयं पोषी सजीव कहते हैं। जैसे कि उत्पादक यानी सभी प्रकार के पेड़ पौधे ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। विषम पोषी में क्या है? ऐसे सभी सजीव जो भोजन के लिए दूसरे सजीव पर निर्भर रहते हैं, हम उन्हें विषम पोषी सजीव कहते हैं। उदाहरण में
सभी प्रकार के जीव जंतु, राइट, ये सभी उपभोक्ता हैं, राइट, यानी विषमपोषी सजीव उपभोक्ता कहलाते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण संबंधी समस्याएं। ठीक है, तो इस चैप्टर में पर्यावरणीय संबंधी समस्याओं में पहला नंबर है ओजोन के परत का क्षय होना, अर्थात ओजोन का डिप्लेशन होना, और दूसरा नंबर है कचरा प्रबंधन। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ओजोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ओजोन यह एक प्रकार की गैस है जिसका संकेत O3, यानी इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। यह एक प्रकार की लाभदायक और समग्र सृष्टि के लिए आवश्यक है, यानी यह एक प्रकार की लाभदायक गैस समग्र सृष्टि के लिए, पूरे जगत के लिए आवश्यक है। इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। यह एक प्रकार का आवरण है हमारा। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे होता है? तो जब ऑक्सीजन पर सूरज की पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं, जब ऑक्सीजन यानी O2 पर सूरज की पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं, तब O2 का विघटन होता है और OO बन जाता है। फिर यह एक सिंगल O2 यानी ऑक्सीजन में मिलकर O3 का निर्माण करता है, जिसे हम ओजोन गैस कहते हैं। ओके विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे कि ओजोन का हास्य, ओजोन का डिप्लेशन कैसे हो रहा है। तो ओजोन का हास्य सर्वप्रथम 1985 में अंटार्कटिका में ओजोन के परत में हास्य दिखाई दिया। सबसे पहले ओजोन का डिप्लेशन, ओजोन का हास्य कहाँ दिखाई दिया? 1985 में अंटार्कटिका में दिखाई दिया। इसका जो मुख्य कारण है, ओजोन का जो हास्य हो रहा है, कमी हो रही है ओजोन के लेयर में, उसका मुख्य कारण है मानव के द्वारा निर्मित एक जहरीला रसायन जिसका नाम है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी के वजह से ही ओजोन का हास्य हो रहा है, राइट ना। CFC का उपयोग फ्रिज, AC, अग्निशमन के लिए किया जाता है, यानी फ्रिज में, AC में आग बुझाने वाले अग्निशमन में CFC होता है, राइट। इसी के कारण ओजोन का क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। इसीलिए इसी कारण से UNEP के सर्व अनुमति, इसी कारण से UNEP का मतलब है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्रामिंग के सर्व अनुमति से 1886 में CFC के उत्पादन को सीमित रखा गया है। अर्थात घटना सबसे पहले अंटार्कटिका में जो 1885 में ओजोन के क्षय का दिखाई दिया, तो 1886 में UNEP के द्वारा ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उसके द्वारा जो CFC का उत्पादन है उसको सीमित रखा गया, मतलब हद से ज़्यादा उसका उत्पादन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, फिर हमारा टॉपिक है प्रभाव। ओजोन का अगर क्षय हो रहा है तो उससे क्या प्रभाव होगा? त्वचा का कैंसर होता है, गर्मी का बढ़ना, ग्रीन हाउस प्रभाव का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट कचरा प्रबंधन क्या है? तो कचरे का उचित ढंग से व्यवस्थापन करना, अर्थात कचरा प्रबंधन। बोलो, कचरा प्रबंधन किसे बोलते हैं? तो कचरे का उचित ढंग से व्यवस्थापन करना अर्थात कचरा प्रबंधन कहलाता है विद्यार्थी मित्रों। ठीक है, अब उपाय जानते हैं, इसके उपाय क्या हैं? तो उपाय में ये है कि छूटा फल साग भाजी खरीदना। कचरे का प्रबंधन करना है तो छूटा फल साग भाजी खरीदो, प्लास्टिक के थैले का उपयोग बंद करो, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करो, पुनः उपयोग में ली जा सके ऐसे बैटरी का उपयोग करो, पुनः चक्रण करो, ज़्यादा से ज़्यादा एक वस्तु का बार बार उपयोग हो ऐसा करो, इकोसिस्टम पद्धति अपनाओ जिससे पर्यावरण को बचाओ। समझ में आ रहा है? अब कचरे के प्रकार में पहला होता है ठोस। ठोस में प्लास्टिक और कांच आता है। द्रव में गंदा पानी, गंदे केमिकल आते हैं, और गैस में जहरीली गैसें आती हैं। जो ठोस है
उसका कम से कम उपयोग करो, यानी ठोस कचरे का कम से कम उपयोग करो जिससे कचरा प्रबंधन होगा। द्रव में उचित निकाल की व्यवस्था करो, अर्थात जो गंदा पानी नदी नहर में मिल जाता है तो सबसे पहले उस गंदे पानी का फिल्टरनेशन करो, साफ़ करो, जिससे नदी में मिले तो भी नदी का पानी गंदा ना हो। और गैस यानी एयर फिल्टर के द्वारा, एयर फिल्टर मतलब जैसे बड़े बड़े कंपनियां होती है तो धुआं निकलती है तो चिमनियों के पास एयर फिल्टर लगाते हैं, जैसे जो एयर फिल्टर है वो गंदे धुएं को फिल्टर करके साफ धुआं बाहर निकालता है, जिससे हवा प्रदूषण बचता है, रुकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है जैव आवर्धन, जिसे हम जैविक विसालन भी कहते हैं। ये क्या है? तो आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायन पदार्थों का एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरण होना अथवा वृद्धि होना, अर्थात जैव आवर्धन। जैव आवर्धन का मतलब है जैविक विसालन। यह ऐसी घटना है जो बहुत बड़ी घटना होती है आहार श्रृंखला में हानिकारक रहे। आहार श्रृंखला होता है ना, जैसे एक सजीव दूसरे खाया, दूसरा तीसरे खाया, तीसरा चौथे खाया, इनकी एक चैन बनती है। लेकिन सोचो अगर पहला ही सजीव के अंदर हानिकारक रसायन पदार्थ हो तो पहले को जो दूसरा खाएगा तो दूसरे को भी प्रभावित होगा, दूसरा वाला दूसरे को तीसरा खाएगा, वो भी मतलब समझो ना कि अगर एक चीज़ खराब है, अगर उसे मैंने खाया, मुझे किसी ने खाया, उसको किसी ने खाया, उसको किसी ने खाया, तो पूरी श्रृंखला ही खराब हो जाएगी। अर्थात देखा जाए तो बहुत सारे लोग क्या होने लगेंगे, मरने लगेंगे। इसके हिसाब से दिक्कत परेशानी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? प्रभाव समग्र जीव सृष्टि खतरे में पड़ जाएगी। जैसे कि पौधा है तो पौधा अगर मान लो जहरीला है, पौधे को टिड्डे ने खाया तो टिड्डा भी जहरीला होगा, टिड्डे को मेढक ने खाया तो मेढक जहरीला होगा, मेढक को सांप ने खाया तो सांप जहरीला होगा, सांप को नेवले ने खाया तो नेवला जहरीला होगा। तो जहर सब में फैलेगा, तो घुमा फिरा के सिर्फ और सिर्फ एक ही नहीं, सब लोग मर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब लास्ट हमारा टॉपिक है 10% लॉ। 10% का नियम क्या है ये भी जानो। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। हमेशा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में हमेशा 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसी को बोलते हैं 10% का नियम। जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होता है। यानी किसी भी पोषी स्तर में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, सिर्फ और सिर्फ 10%। बाकी 90% ऊर्जा उसी वर्तमान पोषी स्तर में रहती है, जिससे उस वर्तमान पोषी स्तर के जैविक क्रियाओं का नियमन, मतलब उनके जैविक क्रिया, उनके उस सजीव में जैविक क्रिया जो भी होती है, जैसे हम सजीव है मानव, तो हमारे में जैविक क्रिया क्या है? पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब। ऐसे हर एक सजीवों के अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं। तो एक सजीव का दूसरे सजीव में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो सिर्फ 10% होता है, 90% वही उन्हीं के अंदर होता है, जिससे उनके जैविक क्रियाओं का नियमन होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये जो हमारा प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, जो आसानी से हो गया पूरा। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से चैप्टर नंबर 13 समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके।